प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना 10वां पाठ दो गौरैया का पठन और व्याख्या कर लिया है। आपने इसका शब्दार्थ और जो एक मुहावरा था उसको लिख करके याद कर लिया है। हम आज अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और जैसा कि आपको पता है, हम मौखिक प्रश्नों को मौखिक रूप से ही करते हैं, ओरली ही करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने मौखिक प्रश्न। तो हमारा है मौखिक प्रश्न है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला हो गया, पहला प्रश्न है इसका, पिता को अपना घर सराय क्यों लगता था? पिता को अपना घर सराय क्यों लगता था? क्यों लगता था? तो जैसा कि हम पाठ की बात करें, किसके पिता की बात की जा रही है? लेखक के पिताजी। लेखक के जो पिता थे उन्हें अपना घर सराय लगता था। सराय का अर्थ है, हम कहेंगे विश्राम स्थल। पहले जब खासकर जो ग्रामीण होते थे वो शहरों में आते थे तो वो सराय में टिकते थे। आज के होटल्स को हम कह सकते हैं। तो सराय में वे अपने जब तक काम नहीं हो पाता था, शहर में कभी खरीदारी के लिए आते थे, शायद इलाज के लिए आते होंगे या अपने किसी काम के लिए आते हों, तो वे यहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम स्थल बोला जाते थे, टिकते थे। तो उस स्थान को सराय कहते थे। तो सराय में व्यक्ति कुछ समय ही रहता है और उसके बाद वो चला जाता है। तो हमने देखा है, तो पिताजी, जो लेखक के पिताजी थे, उन्हें अपना घर ही सराय लगता था। क्यों? कारण क्या था? बहुत से उनके घर में बहुत से जीव रहा करते थे, न केवल पक्षी बल्कि बिल्लियाँ थीं, कबूतर रहा करते थे, तोते थे। उनके घर के बाहर भी एक आम का पेड़ था, आंगन में हम कहेंगे एक आम का पेड़ था, उसमें भी बहुत प्रकार के पक्षी रहा करते थे, कौवे थे, तोते थे, गौरैया थी तरह तरह की। और घर के अंदर, अब घर के अंदर की बात करें तो बीसियों तो चूहे थे, उसके बाद कबूतर रहा करते थे, बर्रे, जो पीली वाली मधुमक्खी होती है, जिसे ततैया भी कहा जाता है, उसको हिंदी में बर्रे कहा जाता है, वो रहा करती थी। चींटियों की फौज थी, बहुत सारी चींटियाँ रहा करती थी। तो इस कारण से उन्हें लगता था कि कभी कभी तो यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि लगता है कि वे ही यहाँ पे मेहमान जैसे लगते हैं, और इस घर के मालिक तो ये सभी जीव जंतु हैं जो घर में रहते हैं। तो इस कारण से उनके घर में इतने अधिक जीव थे और कि उन्हें अपने घर कम, सराय ज़्यादा लगता था। तो पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था? क्योंकि उनके घर में बहुत से जीव जंतुओं ने डेरा डाल रखा था। तो ये भी हम इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, पिता को अपना घर सराय क्यों लगता था? पिता को अपना घर सराय लगता था क्योंकि उनके घर में बहुत से पक्षी और जीवों ने
डेरा डाल रखा था। तो ये कारण है, जैसे कि हमने आपको बताया कि मौखिक प्रश्न जो होते हैं लघु प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर भी हम संक्षेप में ही देते हैं और एक वाक्य में ही उत्तर देने का हम की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। पिता को अपना घर सराय क्यों लगता था? पिता को अपना घर सराय इसीलिए लगता था या लगता था, पिता को अपना घर सराय लगता था क्योंकि वहाँ बहुत से पक्षी और जीवों ने डेरा डाल रखा था। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या पिता को अपना घर सराय इसीलिए लगता था क्योंकि बहुत से पक्षियों और जीवों ने घर में डेरा डाल रखा था। तो इस कारण से पिता को अपना घर सराय लगता था। तो हम वाक्य से, एक वाक्य से ही उत्तर देने की कोशिश करेंगे और इसमें यही बताया जाता है कि जितना पूछा जाए उतना ही हमें उत्तर देना है। टू दी पॉइंट, इंग्लिश में एक वर्ड होता है टू दी पॉइंट। जहाँ जितना पूछा जाएगा सटीक उतना ही जवाब देना है, उससे अधिक देने की कोशिश नहीं करना है। मौखिक प्रश्न अधिकतर लघु प्रश्नों के ही रूप में आता है, आपको पता ही है। तो पिता को अपना घर सराय क्यों लगता था? पिता को अपना घर सराय लगता था क्योंकि उनके घर में बहुत से पक्षी और जीवों ने डेरा डाल रखा था। तो इस तरह से वो लिख सकते हैं, पिता को अपना घर सराय लगता था क्योंकि बहुत से जीवों और पक्षियों ने वहाँ डेरा डाल रखा था। तो ये हो गया हमारा क का उत्तर। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा ख प्रश्न है, पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की? तो उनके कोशिशों के बारे में बताना है। हमारा प्रश्न है, पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की? क्या क्या कोशिशें की? तो उनके प्रयासों के बारे में हमें लिखना है। कोशिशें की, प्रश्नवाचक हैं। तो पाठ के अनुसार हम जानते हैं पिताजी ने सबसे पहले उनको तालियों से डराने की कोशिश की। जो गौरैया थी उन्होंने बैठक के ऊपर जो पंखा था उसके गोले में घोंसला बना रखा। तो पिताजी ने ताली बजा के शायद पक्षियों को डराना चाहते थे। तो जैसा कि पाठ में भी लिखा गया है, उन्होंने ताली बजाना शुरू किया, मुंह से श श की आवाज़ें निकाली, बाहें झुलाई, कभी कूदने लगे। ये थे पिता की प्रयास। असल में माता जी के व्यंग किए जाने पे कि आप जब चूहों को नहीं निकाल पाए, आप गौरैया को कैसे निकालेंगे? क्योंकि चूहे जो होते हैं वे ज़मीन पे रहते हैं, उनको भगाना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन गौरैया तो एक पक्षी है और वे उड़ जाती हैं, उनको भगाना ज़रा मुश्किल काम होता है। इसीलिए जब माता जी ने कहा, किसकी माता जी? लेखक की माता जी ने जब कहा कि आप गौरैया को नहीं भगा सकते, तो पिताजी ने कौन कौन से प्रयास किए इसको हमें बताना है। तो यही प्रयास का मतलब कोशिशें की। कौन कौन सी कोशिश की? सबसे पहले उन्होंने ताली बजाई, शायद ताली की आवाज़ से गौरैया डर जाती और लेखक का घर छोड़ के चले जाती। या फिर उन्होंने फिर क्या किया
उन्होंने मुंह से श श की आवाज़ें निकाली। यहाँ भी उनका क्या प्रयास था कि वो गौरैयों को डरा करके भगा दें। उन्होंने बाहें झुलाई और कूदने लगे। पक्षी को डराने के लिए शायद वे कूद रहे थे, उनके ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि पक्षी डर जाएं। बाँह झुलाना का अर्थ होता है बाहों को लटकाना, कभी ऊंचा उठाना। बाहों को हिलाने से पक्षियों को पता चल जाएगा कि ये घर सुरक्षित नहीं है, यहाँ मनुष्य हैं और वे आक्रामक हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उनके साथ उनके घर में घोंसला बना के रहे। ये थे पिता के प्रयास, और हमें केवल प्रयासों को, कोशिशों को ही लिखना है। तो हमने चर्चा में जाना पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की। तो लिखेंगे पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए ताली बजाया, मुंह से श श की आवाज़ें निकाली, बाहें झुलाए और कूदने लगे। ये थे पिताजी के प्रयास। इन चारों प्रयासों को हम लिख रहे हैं, और जैसा कि आप जानते ही हैं ये लघु प्रश्न के रूप में ही पूछे जाते हैं, लिखे जाते हैं मौखिक प्रश्नों को। तो पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए ताली बजाई, मुंह से श श की आवाज़ें निकाली, बाहें झुलाई और कूदने लगे। तो ये था पिताजी के प्रयास। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये भी बहुत सरल है। इसमें है गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की पिता की कोशिशें तेज पर तेज क्यों होती जाती थी। तेज पर तेज, तो इसमें कारण बताना है कि पिताजी ने शुरू में क्या किया। जैसे कि हमने इस प्रश्न में देखा, पिताजी ने ताली बजाई। ताली बजाना बहुत आसान होता है। उसके बाद उन्होंने मुंह से आवाज़ निकालनी शुरू की, श श श। और उसके बाद में बाँह हिलाना, कूदने। घोंसले के पास कूदने से क्या होता है, पक्षी शायद डर जाए, देखे कि मनुष्य खुश नहीं है उसके रहने से। उसके बाद उन्होंने अपने प्रयास और तेज कर दिए। वो लाठी तक लेके आ गए थे, आपको पता है। उन्होंने लाठी से जो पंखे का गोला था जिसमें कि घोंसला बना हुआ था, उस पर ठकोरा, ठक ठक करने लगे, स्टूल पे चढ़ गए। तो ये कोशिशें तेज पर तेज क्यों हो रही थी, ये पूछा गया है। तो हम इसको लिख के आपको बताते हैं। वे अपनी कोशिशों को पहले से बढ़ाने क्यों लगे, यही कहने का यही अर्थ है। तो हम लिखते हैं ग। प्रश्न है ग। गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने के लिए खदेड़ने की कोशिशें तेज पर तेज क्यों होती जाती थी, क्यों होती जाती थी, होती जाती थी। तो प्रश्न में जैसे बताया गया है कि सबसे पहले तो उन्होंने बहुत आसान तरीकों का
से गौरैयों को भगाने की कोशिश की, लेकिन बाद में तेज पर तेज क्यों होती गई। तो इसमें हमने जाना कि सबसे पहले उन्होंने केवल तालियां बजाई, गौरैयों को भगाने के लिए उन्होंने तालियों का प्रयोग किया, लेकिन जब तालियों से नहीं भागी तो उन्होंने क्या किया, प्रयास बढ़ा दिया। वे बाँह को झुलाने लगे। बाँह को झुलाया कैसे जाता है, और कूदने लगे। शायद कूदने से क्या होता है, वे घोंसले के और अधिक नज़दीक पहुंच जाते, और शायद चिड़िया जो गौरैया थी वो डर जाती, मुंह से श श की आवाज़ें निकालने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके बाद जो लेखक की माँ थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिताजी पे व्यंग करना शुरू कर दिया। हमने देखा कि पिताजी वैसे शांत स्वभाव के थे, उनको उतना क्रोध नहीं आ रहा था, लेकिन लेखक के माँ के उकसाने पर, माँ के लगातार व्यंग करने पर पिताजी क्रोधित हो रहे थे। माँ ने शुरू में ही उन्हें कहा था कि आपके बस का नहीं है, आप गौरैया नहीं भगा सकते, क्योंकि आपने चूहों को भी नहीं भगाया है। इस कारण से वे इनके प्रयास तेज पर तेज होते जाते, जैसा कि लिखा है, तेज पर तेज क्यों होती जाती थी। गौरैया को घर से बाहर खदेड़ने की कोशिश तेज पर तेज क्यों होती जाती थी। पिताजी ने अब कोशिशों को तेज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वे लाठी उठा के ले आए और सूल पे चढ़ गए। उन्होंने लाठी से भी पक्षी को डराया, गौरैयों को डराया। तो इनके कोशिशों को तेज करने का क्या कारण थी, ये थी लेखक की माँ। उनके व्यंग से वे परेशान हो गए थे। किसके व्यंग से, लेखक के माँ के व्यंग से, या कहेंगे पिताजी अपने पत्नी जो थी उनके व्यंग से। व्यंग क्या होता है, एक तरह का ताना, एक प्रकार का मजाक। तो इस कारण से उन्होंने अपने प्रयास तेज कर दिए थे। अब आप इसका कारण जान गए हैं, तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, ये है हमारा प्रश्न। गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की कोशिश तेज पर तेज क्यों होती जाती थी, क्योंकि माताजी लगातार उन पर व्यंग कर रही थी। ये था कारण। लिखेंगे कैसे, गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की कोशिशें तेज पर तेज माताजी के व्यंग के कारण होती जाती थी। ये बहुत ही आसान है, फिर से एक बार देख लीजिए। हमारा प्रश्न है, गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की कोशिशें तेज पर तेज क्यों होती जाती थी। गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की कोशिशें तेज पर तेज क्यों होती जाती थी। उत्तर है, गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की कोशिश तेज पर तेज माँ के व्यंग के कारण होती जाती थी, या लेखक के माँ के व्यंग के कारण होती जाती थी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लेखक के माँ के व्यंग के कारण गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की कोशिशें तेज पर तेज होती जाती थी। तो दोनों ही वाक्य सही हैं, हमारा उत्तर दोनों ही सही है। आप अपने अनुसार इसे लिख सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हमारा तीसरा ग प्रश्न है। गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की कोशिशें तेज पर तेज क्यों होती जाती थी। हम लिखेंगे, गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की कोशिशें तेज पर तेज माता जी के व्यंग के कारण होती जाती थी, पूर्ण विराम। तो यह है लिखने का तरीका, या फिर हम आगे भी लिख सकते हैं, शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं, माता जी के व्यंग के कारण गौरैयों को घर के बाहर खदेड़ने की कोशिशें तेज पर तेज होती जाती थी, पूर्ण विराम। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं, आप दोनों ही वाक्य सही हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे लिख सकते हैं। तो ये मौखिक प्रश्न का ग है। मेरे ख्याल से एक और प्रश्न बचा है, घ। क्या पिताजी ने आखिर में हार मान ली, यदि हाँ तो क्यों। ये चर्चा का है प्रश्न है, इसको हम लोग करते हैं।
ये हमारा घ अंतिम मौखिक प्रश्न है। हमारा अंतिम मौखिक प्रश्न क्या है? घ है क्या पिताजी ने आखिर में हार मान ली? क्या पिताजी ने क्या पिताजी ने आखिर में हार मान ली? यदि हाँ तो क्यों? यदि हाँ तो क्यों? अब बच्चों इसमें हार मानने की बात, क्या आप समझ सकते हैं पिताजी हार मान सकते हैं कि नहीं? इसमें उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और शायद इसके पीछे हम कहेंगे लेखक की माताजी का भी बहुत योगदान रहा होगा। उन्होंने पिताजी पे बहुत व्यंग किया, लेकिन शायद हम कहेंगे पिताजी ने हार मान ली थी। क्यों मानी थी? क्योंकि उन्होंने निकालने के लिए घोंसला तोड़ने का भी फैसला ले लिया। शुरू में उन्होंने पक्षी को मात्र ताली से ही डराया था। ताली बजा करके श श की आवाज़ें निकाली थी ताकि गौरैया डर जाएं और घर छोड़ दें। लेकिन माताजी के व्यंग के कारण वे काफ़ी क्रोधित हो गए थे, इन पे गौरैयों पे क्रोधित हो गए थे। वे नहीं चाहते थे कि अब घर में गौरैया रहें, क्योंकि जो लेखक की माताजी थी लगातार पिता को ताने दे रही थी, व्यंग कर रही थी कि आपके बस का नहीं कि आप गौरैयों को निकाल दें। और शायद इस कारण से पिताजी ने भी प्रण कर लिया था मन ही मन, लिखा तो नहीं है, कि वे गौरैयों को बाहर निकाल कर ही अब दम लेंगे। और वो एक काफ़ी क्रोधित हो गए। उन्होंने लाठी उठा ली, घोंसला तोड़ने ही वाले थे कि उन्हें पता चला कि घोंसले में गौरैया के 2 बच्चे हैं और यहीं से उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। और उन्होंने, हम कहेंगे, उन्होंने हार मान ली यहाँ पे। और हार किस लिए मानी? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे अपने किसी एक प्रण के कारण गौरैयों के छोटे जो असहाय बच्चे होते, जो गौरैया के छोटे बच्चे होते हैं, इतने असहाय होते हैं कि उनके पंख नहीं होते, उनकी आंखें तक नहीं खुली होती हैं। अगर ऐसी अवस्था में उनको घोंसलों से गिरा दिया जाए तो वे मर जाएंगे। तो पिताजी भी यही नहीं चाहते थे कि वे उनके हाथ से गौरैयों के बच्चों की हत्या। इस कारण से उन्होंने हार मान ली और उन्होंने गौरैयों को भगाने के बारे में सोचा भी नहीं। तो यही कारण था। तो हम इसमें हमें उत्तर देना है, हाँ मान ली थी, हाँ या नहीं। ये तो हार शायद मान ली थी, क्योंकि वे अगर चाहते तो गौरैयों को घोंसले सहित उनके घोंसले तोड़ देते, लेकिन किस कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि गौरैया के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम लिखेंगे, इसका उत्तर होगा, क्या पिताजी ने आखिर में हार मान ली थी? हाँ, पिताजी ने आखिर में हार मान ली। क्यों? अब हमें हमारे उत्तर हाँ में है, क्योंकि उन्होंने चिड़ियों के बच्चों की आवाज़ सुनकर घोंसला न तोड़ने का फैसला लिया। तो इसमें 2 उत्तर हैं।
पहला उत्तर है क्या पिताजी ने आखिर में हार मान ली। लिखेंगे हाँ पिताजी ने आखिर में हार मान ली, क्योंकि वे गौरैयों के बच्चों को नहीं मारना चाहते थे। क्योंकि अगर वे घोंसला तोड़ देते तो निश्चित रूप से गौरैया के जो बच्चे थे वे मारे जाते या मर जाते, दोनों ही सही है। तो हमारा उत्तर है, फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे, इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हमें उत्तर हाँ या ना में देना है। क्या पिताजी आखिर में हार मान गए, उत्तर हाँ या ना में देना है इसमें। तो इसमें हम लिख रहे हैं हाँ हार मान गए थे, कारण आपको पता ही है, उन्होंने घोंसला नहीं तोड़ने का फैसला लिया था। तो लिखेंगे हाँ पिताजी ने आखिर में हार मान ली। प्रश्न था क्या पिताजी ने आखिर में हार मान ली, हमारा उत्तर है हाँ पिताजी ने आखिर में हार मान ली। यदि हाँ तो क्यों। अब इसके बाद क्योंकि, अब इसके बाद हम तुरंत इसके बाद मान ली, क्योंकि पिताजी गौरैयों के बच्चों को नहीं मारना चाहते थे। क्योंकि पिताजी गौरैयों के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे या नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि ये निश्चित था कि यदि वो घोंसला तोड़ देते तो गौरैया के बच्चे जो थे वे मारे जाते, तो वे नहीं नुकसान पहुंचाने थे। इसीलिए उन्होंने गौरैया के बच्चों के कारण ही हार मान ली थी, ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। फिर से एक बार आप देख लीजिए, मैं इसको फिर से दोहरा देता हूँ। यही हमारा अंतिम मौखिक प्रश्न भी है, घ वाला है हमारा अंतिम मौखिक प्रश्न है। क्या पिताजी ने आखिर में हार मान ली थी, मान ली। हाँ पिताजी ने आखिर में हार मान ली। यदि हाँ तो क्यों। इसी के साथ हम क्योंकि जोड़ देंगे। जब हमारा उत्तर हाँ में मिलता है तो हमें उसका कारण भी जोड़ना है। तो ये लिखने का यही तरीका है, हाँ पिताजी ने आखिर में हार मान ली क्योंकि वे गौरैया के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। फिर से एक बार और देख लीजिए, हाँ पिताजी ने आखिर में हार मान ली क्योंकि वे गौरैया के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो बच्चों ये था हमारा मौखिक प्रश्न। इसमें हमने चारों प्रश्नों को देख लिया है। अब हमारे पास एक और इसका दूसरा भाग है, अंतर बताओ। तो आज आपको एक गृह कार्य में देता हूँ। गृह कार्य में आपको ये अंतर बताना है। एक तो मौखिक प्रश्नों को जो हमने आज चर्चा की और जो जिस उत्तर पे हम लोग निष्कर्ष से पहुँचे हैं उसको आपको याद रखना है, दोहरा लेना है एक बार। और दूसरे है गृह कार्य में अंतर आपको बताना है किन किन चीज़ों में, इसके बारे में ज़रा पता करिएगा, ताकि हम जब चर्चा करेंगे तो आपको इसका लाभ होगा। घर और सराय में अंतर बताना है। घर क्या चीज़ होता है, सराय। और उसके बाद शहर और छावनी, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। शहर में नागरिक रहते हैं, छावनी में फौज रहती है, सैनिक रहते हैं। इसका और आपको विस्तार से ज़रा पता करना है। खिड़की और रोशनदान, कहने के लिए तो दोनों घर के ही हिस्से होते हैं, लेकिन दोनों के अपने अलग अलग काम होते हैं, ये आपको पता करना है। खिड़की किस लिए होती है, रोशनदान किस लिए होता है। तो ये आपका गृह कार्य है। तो दूसरा प्रश्न आज का गृह कार्य क्या है, फिर से आपको मैं दोहरा देता हूँ। आज आपको जो हमने 4 मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल करवाया है, आप उसको याद रखेंगे। मैंने बताया कि अपने अनुसार अपने शब्दों में लघु प्रश्नों को लिखा जाता है। तो जैसे आप संतुष्ट हों वैसे ही परीक्षा में इसका उत्तर दीजिएगा। चर्चा से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और दूसरा गृह कार्य मैंने दिया है, अंतर आपको बताना है घर और सराय में, और शहर और छावनी में, और खिड़की और रोशनदान। ये 3 अंतर आपको बताने, घर और सराय
शहर और छावनी, खिड़की और रोशनदान में। और कल हम अपना इसी पे आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस बच्चों इतना ही।